नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है चिश्ती। जी हाँ, चिश्ती। कहते हैं 12वीं सदी के दौरान भारत आने वाले प्रमुख सिलसिलाज में सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध हुआ वो था चिश्ती। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन लोगों के द्वारा भारतीय परंपराओं में अपने आप को न केवल ढाला बल्कि बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट किया। इस वजह से पूरे देश के अंदर चिश्तिया बहुत बड़ी मात्रा में या बहुत तेज गति से स्प्रेड होता है और लोगों में इसकी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस बढ़ती है। चलिए सबसे पहले हम जो चिश्ती के ओरिजिन को समझने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ हम देखेंगे बच्चों शेख निजामुद्दीन जी के जीवन को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रमुख पोइट और कौन हिस्टोरियन आए थे यहाँ एज ए विजिटर के रूप में, वह साथ ही साथ इनके यहाँ कौन कौन विजिट कर सकते थे, किसको? इनकी खानगाह को। साथ ही हमको देखने को मिलेगा कि जो चिश्तिया के अंदर जो कौन कौन सी प्रैक्टिसेस होती है उन पर भी हम चर्चा करेंगे। इसी के दौरान आपको देखने को मिलेगा जब सूफी संत अपने अंतिम समय से जब यहाँ से शरीर को त्याग देते हैं, उस पर टॉम बनाया जाता है। जब इनके फॉलोअर्स के द्वारा उसकी यात्रा की जाती है, उसे हम जियारत के नाम से जानते हैं। उस जियारत के बारे में जानेंगे। उसी जियारत के दौरान देखने को मिलेगा कि जो मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज हैं, उनकी जो दरगाह है या टॉम को जो सबसे पहले जो सुल्तान विजिट करने वाले थे, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक हो या अकबर और जहांगीर हो, इनके द्वारा कब कब विजिट की गई, क्या क्या डोनेट किया गया, उसको भी हम समझेंगे। इसी के साथ देखने को मिलेगा कि मेजर टीचर्स ऑफ द चिश्ती सिलसिलाज कौन कौन थे, उन पर भी हम एक बार नज़र डालेंगे। इसी के दौरान आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपको इंडियन कल्चर के में बारीकी से एंटर होना है या उसमें एकदम मिक्सअप होना है, तो आपको आम भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसा ही यहाँ पर चिश्ती सिलसिला करता है, उस वजह से ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि पाता है। ये भी हमको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ देखने को मिलेगा सूफी एंड द स्टेट के मध्य कैसा रिलेशन था, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं और विस्तार से चर्चा करते हैं। चिश्ती इट बिगिन इन अ चिश्त, a small town near हेरात, अफगानिस्तान, अबाउट 1930 CE। कहते हैं जो चिश्तिया संप्रदाय की जो स्थापना है वो एक स्मॉल विलेज चिश्त जो हेरात अफगानिस्तान के अंदर है, वहाँ पर 1930 CE के अंदर इसकी शुरुआत यहाँ से हम देख सकते हैं को किसकी, चिश्तिया सिलसिला की। द चिश्ती ऑर्डर इज नोन फॉर द एम्फेसिस ऑन लव, टॉलरेंस एंड द ओपननेस। जो चिश्तिया सिलसिला है वो लोगों के साथ प्यार और टॉलरेंस मीन्स सहिष्णुता, लोगों के मध्य सामंजस्य हो या ओपननेस हो, इन सब बातों में विश्वास करने वाली एक विचारधारा है जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब इसी के अंतर्गत हम चलते हैं और आगे देखते हैं शेख निजामुद्दीन जो चिश्तिया संप्रदाय के सबसे बड़े या सबसे प्रसिद्ध संत हुए थे, जिसमें से सबसे पहले इनकी जीवनी, इनकी लाइफस्टाइल, इनके खानगाह और यहाँ पर कौन कौन विजिटर्स आए थे, इस पर विस्तार से हम चर्चा करते हैं। देखते हैं। ऑन द bank of the river Yamuna in Gyaspur on the outskirts of what was then the city of Delhi। कहते हैं जो ये प्रमुख चिश्ती संत थे, इन्होंने अपनी जो खानगाह या रहने का जो स्थान था यमुना नदी के किनारे, कहाँ पर, दिल्ली के अंदर जो ग्यासपुर में ये अपना निवास स्थान बनाते हैं। इट comprise several small rooms and big hall। कहते हैं जहाँ पर ये रह रहे हैं वहाँ पर हमें कहते हैं बहुत सारे रूम और बिग हॉल, जिसे जमात खाना के नाम से भी जाना जाता है। Where the inmates and visitors lived and prayed। जहाँ पर एक साथ जो विजिटर्स और रहते थे और
प्रेड मीन्स प्रेयर मीन्स प्रार्थना करते थे। सो कहाँ पर गयासपुर में। किसके यहाँ पर सूफी संत के यहाँ पर देखेंगे। द इमेट्स इंक्लूड फैमिली मेंबर्स ऑफ द शेख, हिज अटेंडेंट्स एंड डिसिपल्स। कहते हैं, देखते हैं कि यहाँ जो शेख हैं ये अपने परिवार और जितने भी डिसिपल्स मीन्स इनके फॉलोवर्स के साथ यहाँ खानगाह में रहते हैं। ये वाली बात हमें यहाँ पर देखने को मिलती है बच्चों। इसी के साथ साथ आपको ये डिज़ाइन देखने को मिलेगी जहाँ पर सेवरल रूम्स भी दिखाई देंगे, चारों तरफ बरामदा होगा, एक मैल हॉल भी दिखाई देगा। ये सारी चीज़ें साथ में बाउंड्रीज वगैरह भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इस पर भी चर्चा करते हैं। Veranda surrounded courtyard and a boundaries walls ran around the complex. So ये वाली सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। On one occasion, fearing a Mongol invasions, peoples from the neighboring areas flocked into the Khanqa to seek refuge. So अभी देखने को मिलता है बच्चों कि न केवल जो विजिटर्स थे वो आते थे, बल्कि साथ साथ में जो इनके डिसिपल्स थे मीन्स इनके फॉलोवर थे वो आते थे, बल्कि इसके साथ साथ जो प्रताड़ित हो या दुखी हो या कोई रहस्यमयी बातों का हल ढूंढने वाले या ईश्वरीय आराधना की प्राप्ति हो या ज्ञान प्राप्ति हो, इन सभी बातों के साथ साथ जो भी एक बार क्या हुआ, मंगोल अटैक होने पर बहुत सारे लोगों का झुंड भी खानगाह में बचाव के लिए आता है। सो ये सारे लोग यहाँ पर एज ए विजिटर भी आते हैं और यहाँ पर इनसे चर्चाएं भी करते हैं। किनसे? सूफी संत से। देयर वॉज एन ओपन किचन, जिसे यहाँ पर एक ओपन किचन भी देखने को मिलेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? लंगर। रन ऑन फुतू, जिसे हम किस पर देखेंगे? जो किस पर डिपेंड होगा? चैरिटी पर। फुतू का अर्थ यहाँ पर लेंगे जो बिना मांगे दान किया जाता हो। फुतू वर्ड इसका अर्थ है बिना मांगे किया गया दान, जो फुतू कहलाएगा। तो ये जो लंगर था, जो चिश्तिया के अंदर जो खानगाह में सभी जो विजिटर्स हो, जो आने वाले लोगों के लिए खाना दिया जाता था, वो किससे चलता था? फुतू से चलता था। सो अभी हमने देखा कि जितने भी चिश्तिया संत थे वो यहाँ पर अपनी खानगाह में रहस्यमयी बातों का हल निकालते और लोगों के साथ डिस्कशन करते, अब ईश्वर की आराधना करते। ये सारी बातें यहाँ देखने को मिलेगी। और फुतू पर यहाँ पर क्या चलता? इनकी किचन चलती, जिसे क्या कहा गया है? लंगर कहा गया है। साथ में देखने को मिलेगा बच्चों, शेख निजामुद्दीन अपॉइंटेड सेवरल स्पिरिचुअल सक्सेसर्स एंड डेप्यूटेड देम टू सेट अप हॉस्पाइसेस इन द वेरियस पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जो शेख निज़ामुद्दीन हैं अपने बहुत सारे जो अनुयायी हैं उनको सक्सेसर्स को अपॉइंट करते हैं और उनको डेप्यूट करते हैं, जो सब कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर वो हॉस्पाइसेज मीन्स यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो अलग अलग जगह जाकर अपनी खानगाहें बनाएं और लोगों के मध्य साहचर्य, भाईचारा और मानवता का मैसेज स्प्रेड करें और ईश्वरीय आराधना को और ज़्यादा लोगों के मध्य पॉपुलर बनाएं। साथ ही ये वाला टीचिंग्स, प्रैक्टिसेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द चिश्तीज एज वेल एज द फेम ऑफ द शेख स्प्रेड रैपिडली। कहते हैं इन लोगों की जो टीचिंग हो मीन्स शिक्षा हो, प्रैक्टिसेज हो जो तौर तरीके हो, इनका संगठन हो, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा तेज गति से स्प्रेड होता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जितने भी जो लोअर तबके के लोग थे, जो आम लोग थे, उन सब के साथ आम भाषा में ये इंटरेक्ट करते थे और एक खुले मन से सबका स्वागत करते थे और पूर्ण रूप से ईश्वरीय आराधना में ये लीन रहते थे। इस वजह से लोगों की आशा और अपेक्षा और इनमें विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से धीरे धीरे बहुत ज़्यादा तेज गति से इनकी पॉपुलैरिटी स्प्रेड होती है चारों ओर से।
ओके, ये वाली बातें हमें देखने को मिलती है किनके बारे में? चिश्तियास के बारे में। कहते हैं बच्चों, न केवल आम व्यक्ति बल्कि बहुत सारे जो इतिहासकार, पोइट भी विजिटर के रूप में यहाँ पर आए, जिनमें हम जियाउद्दीन बर्नी देखें, अमीर खुसरो देखें, अमीर हसन सिजदी जैसे प्रमुख व्यक्ति को भी हमको देखने को मिलते हैं। इनके द्वारा भी इन चिश्ती जो सूफी संत थे, इनकी क्या खानगाह को विजिट करते हुए देखा जा सकता है। अब इसके साथ साथ ऐसी भी चीज़ें आती है कि भाई कौन कौन यहाँ पर विजिट करते थे, जिसमें आप देखो सोल्जर आ सकते थे, स्लेव, सिंगर्स, ट्रैवलर्स, पुअर, रिच, मर्चेंट, पोइट्स, हिंदू, जोगीज, कलंदर्स, यहाँ पर किसी भी धर्म या समुदाय का व्यक्ति आ जा सकता था और अपने विचारों को इनके साथ शेयर कर सकता था, या जो धर्म से संबंधित जो भी प्रश्न हो, ईश्वरीय ओरिजिन से लेकर और आस्था से संबंधित सारी बातें का यहाँ पर मंथन भी होता था। किसके साथ? शेख के साथ, पीर मुरीद, जिसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। सो ये वाली बातें भी देखने को मिलती है। ये सब लोग भी अपनी अपनी जो चाहे अपने अच्छे की कामना हो, चाहे आशीर्वाद हो या और कोई जिज्ञासा लेकर आते, तो उन सब की यहाँ पर मतलब उनकी पूर्ति की जाती और उनका मार्गदर्शन किया जाता। सो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, देखते हैं कि प्रैक्टिसेस जो जितने भी जो सूफी फॉलोअर्स और डिसिपल थे, उनको क्या क्या प्रैक्टिसेस करनी पड़ती थी। जैसा एनसीईआरटी हमें बताता है कि बॉविंग बिफोर द शेख मीन्स जो शेख के सामने यहाँ पर झुकने की बातें करते हैं। ऑफरिंग वाटर टू विजिट, जो भी कोई बाहर से आता था उसको विजिटर्स को क्या करते हैं, क्या ऑफर कर रहे हैं? वाटर टू द विजिटर्स। और सेविंग द हेड ऑफ इनिशिएटेड्स, यहाँ पर लोगों को अपने सिर के जो बाल साफ करवाने होते थे। एंड योगिक्स एक्सरसाइज, जो योगिक एक्सरसाइज भी करनी होती थी। ये जो प्रमुख प्रैक्टिसेस भी हमको जो चिश्ती डिसिपल्स और संत भी करते हुए देखने को मिलते हैं। सो ये वाली चीज़ें भी हमको यहाँ पर नज़र आती है। तो ये वाली बात हम यहाँ पर देखेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है जियारत। अब बच्चों के मन में आता है कि है क्या भाई जियारत? जब किसी सूफी संत, जिसे हम पीर, मुरीद या मुर्शिद वर्ड आता है मास्टर के लिए, और मुरीद होता है स्टूडेंट या डिसिपल। दो वर्डों को अच्छे से सुनना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मुर्शिद और मुरीद, मुर्शिद तो हो गया मास्टर और मुरीद हो गया डिसिपल मीन्स स्टूडेंट। ओके, सो ये दोनों वर्डों को अच्छे ध्यान से रखना। तो जब मास्टर की जो डेथ हो जाती थी, क्या था, डेथ के बाद जो उनकी जो मज़ार होती थी, मज़ार पर जब या तो उनके विवाह के दिन या उनके मृत्यु के दिन जब लोग आते थे, तो इस यात्रा को क्या कहलाएगा? जियारत। जिसे हिंदू धर्म में धार्मिक यात्राएं केदारनाथ, बद्रीनाथ पे जाते हैं ना, वैसे ही इस्लाम के अंदर या चिश्तिया के अंदर जो इन सूफी संतों की कब्र पर जो भी व्यक्ति या जो भी जाते, उसको क्या कहलाएंगे? वो जियारत कहलाएगी, जिस पर हम आगे चलकर और विस्तार से चर्चा करते हैं। सो अभी देखते हैं, कहते हैं जियारत इज द यूज ऑफ म्यूजिकल एंड डांस इंक्लूडिंग मिस्टिकल्स chants performing by the specially trained musicians or कव्वाल्स टू इवोक डिवाइन स्केप। कहते यहाँ पर देखने को मिलेगा जियारत के दौरान यहाँ पर जो कव्वाल होती है, इस कव्वाल का मतलब यहाँ पर एक ही बात समझिए बच्चों कि जो रहस्यमयी जो ईश्वर की जो प्रे होती है, जो भजन संध्या होती है, वैसे ही आप इसको जोड़कर देख सकते हैं। सो इट इज ऑल्सो वे ऑफ प्रे। ये भी एक प्रे करने का क्या तरीका है, किसकी? ईश्वर की। ओके, द सूफी रिमेंबर गॉड आइदर बाय रेसाइटिंग द जिक्र। जिक्र का मतलब करना, याद करना, द डिवाइन नेम्स, जिक्र। जो याद रखो, जिक्र किसका जिक्र करते हैं?
ईश्वर का जिक्र करते हैं, द डिवाइन नेम, और द इवोकिंग हिज द प्रेजेंस थ्रू द समा। समा मीन्स संगीत के थ्रू, लिटरली ऑडिशंस और परफॉर्मेंस बाय मिस्टिकल म्यूजिक। मिस्टिकल म्यूजिक मतलब रहस्यमयी संगीत के थ्रू किसको याद कर रहे हैं? उस परमात्मा को, मिस गॉड को याद कर रहे हैं। समा वॉज इंटीग्रल टू द Chistis and the exemplified interaction with the indigenous devotional traditions। So इस दौरान यहाँ पर ये सारी बातें भी हमको देखने को मिलती हैं बच्चों। आपको अभी देखने को मिलता है बच्चों, कहते हैं जो गरीब नवाज, जो सबके जो दाता के रूप में हम देखते हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, आपको देखने को मिलेगा लाहौर होते दिल्ली आते हैं और अपनी खानगाह कहाँ बनाते हैं? अजमेर के अंदर। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मोइनुद्दीन चिश्ती किनके समकालीन थे, तो यहाँ पर आपको लिखना है पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। इनके द्वारा 2 शादी की गई और यहाँ पर ही ये अपने परिवार के साथ अजमेर में रहते थे और यहाँ पर ही इन लोगों ने अपने डिसिपल्स को मैसेज दिया और बहुत सारे लोगों के वेलफेयर के काम किए। सो इन सारी बातों पर आइए और ज़्यादा चर्चा करते हैं। इसी के दौरान आपको देखने को मिलेगा जब इनकी जो मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद जब इनकी आत्मा ईश्वर के साथ मिल जाती है, मीन्स आत्मा का परमात्मा में मिलन कब होता है? जब किसी सूफी संत की मृत्यु हो जाती है तो ये मान्यता है कि जो उसकी आत्मा है ईश्वर के अंदर, ईश्वर में यूनाइट हो जाती है। तो उसके बाद लोग इनकी मज़ार पर जियारत करने आते हैं। उन्हीं के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलेगा कौन कौन यहाँ पर आए, उन पर चर्चा करते हैं। द अर्लीस्ट टेक्सुअल रेफरेंसेस टू द ख्वाजा मोइनुद्दीन्स दरगाह date to the 14th century. The popular because of the austerity and the piety of its sheikh, the greatness of his spiritual successors and the patronage of the royal visitors. So यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बच्चों कि जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे तो उनकी जो जीवन पे हमको जो बहुत सारी जो बुक्स वगैरह जो लिखने का और जानने का जो मौका मिलता है 14th सेंचुरी से ही हम देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन कंपटीशन के अंदर पूछा जाता है कि वो कौन सा पहला सुल्तान था जो पहली बार मोइनुद्दीन जो चिश्ती गरीब नवाज के दरगाह पर आया था, तो वो था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक was the first sultan to visit the shrine, but the earliest constructions of house, the tomb was founded by the late 15th century by सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ऑफ मालवा। कहते हैं पहली बार विजिट करने वाले तो मोहम्मद बिन तुगलक थे, लेकिन उनकी जो मज़ार थी बच्चों, मज़ार के ऊपर जो टॉम बनाया है वो किनके द्वारा? गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा, जो मालवा के शासक या सुल्तान थे, उनके द्वारा यहाँ पर इनकी मज़ार पर टॉम बनाया गया था। इसी के दौरान हमको देखने को मिलेगा कि और भी यहाँ पर मस्जिदें, छोटी देग बड़ी देग बनाई गई। वो कौन कौन थे विजिटर? पहले विजिटर तो मिल गए, वो थे कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और साथ में आपको देखने को मिलेगा बच्चों कि इनकी मज़ार पर टॉम किसने? गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा। अब आगे देखते हैं। द श्राइन वॉज लोकेटेड ऑन द ट्रेड रूट लिंकिंग दिल्ली एंड गुजरात। इट अट्रैक्ट ए लॉट ऑफ ट्रेवल्स। कहते हैं जो मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो किसके रूट में है? दिल्ली टू गुजरात। तो इस वजह से लॉट ऑफ जो ट्रेवलर्स हैं उन सबको भी अट्रैक्ट करती है। 16th सेंचुरी द श्राइन हैड बिकम वेरी पॉपुलर। कहते हैं 16वीं सेंचुरी तक जाते, जो 14th सेंचुरी से जो इसको लोग जानने लगे थे बहुत बड़े अमाउंट पर, 16वीं सदी तक आते आते इसकी प्रसिद्धि बहुत बुलंदियों पर चली जाती है। सो देखेंगे, इन फैक्ट इट वॉज द सिंगिंग ऑफ द पिलग्रिमेज बाउंड्स फॉर द अजमेर दैट इंस्पायर्ड अकबर टू विजिट द टॉम। कहते हैं यहाँ पर अकबर भी इनसे प्रभावित होकर
यहाँ पर दरगाह पर विजिट करने आते हैं या जियारत करने आते हैं। ही वेंट देयर 14 टाइम, कहते हैं यहाँ पर दरगाह पर अकबर कितनी बार आए? 14 टाइम, समटाइम्स 2 और 3 टाइम्स ए ईयर, कहते हैं जो साल में कभी कभी तो 2 से 3 बार भी जियारत करने आते थे। कौन? मुगल बादशाह अकबर, ये भी ध्यान रखें। ओके, टू सीक ब्लेसिंग फॉर द न्यू कंक्विस्ट एंड फुलफिलमेंट ऑफ द वॉव्स एंड द बर्थ ऑफ द सन, कहते हैं ये यहाँ पर मतलब अलग अलग क्षेत्रों पर विजय प्राप्ति के लिए, अलग अलग कामनाओं व पुत्र प्राप्ति के लिए भी किसकी दरगाह पर आए थे? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। कौन? मुगल बादशाह अकबर, ये भी देखने को मिलेगा बच्चों। ही मेंटेन्ड दिस ट्रेडिशन अंटिल 1580. Each of these visits was celebrated by the generous gifts which were recorded in the imperial documents. यहाँ जब भी आते तो यहाँ पर अलग अलग गिफ्ट्स इनके द्वारा, मुगल बादशाह के द्वारा दिए जाते, जिन्हें हम इंपीरियल रिकॉर्ड्स में वहाँ पर जब दर्ज किए गए थे उन्हें हम देख सकते हैं, जो किसके द्वारा? मुगल बादशाह अकबर के द्वारा डोनेट किए गए थे। आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन 1568 ही ऑफर्ड ह्यूज कॉल्ड्रॉन देग, जिसे कॉल्ड्रॉन मतलब यहाँ देखिए देग का मतलब होता है जहां पर खाना पकता है। किसके लिए? मतलब लंगर में जो खाना पकता है जिसे देग के नाम से जानते हैं, वो इनके द्वारा डोनेट की गई। ही ऑल्सो हैड ए मॉस्क कंस्ट्रक्टेड विद इन द कंपाउंड्स ऑफ दरगाह, कहते हैं यहाँ पर बच्चों देखने को मिलेगा कि अकबर के द्वारा यहाँ पर एक मस्जिद का भी निर्माण किया गया था। कहाँ पर? दरगाह के अंदर। किसकी दरगाह के अंदर? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के अंदर। सो यहाँ पर बच्चों अभी आपने देखा कि न केवल अकबर के बाद जहांगीर भी इनके द्वारा छोटी देग और उनके द्वारा बड़ी देग भी यहाँ पर दरगाह के अंदर बनाई गई। ये सारी बातें भी हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ ही हम देखते हैं मेजर टीचर्स ऑफ द चिश्ती सिलसिला। अभी तक आपने देखा दिल्ली के जो प्रमुख संत थे, दिल्ली में ग्यासपुर में, अजमेर के अंदर शेख थे जो निज़ामुद्दीन थे, साथ ही साथ इसमें शेख फखरुद्दीन और शेख निज़ामुद्दीन औलिया जैसे प्रमुख संत भी चिश्तिया संप्रदाय में हुए। साथ ही हमको देखने को मिलेगा शेख नसरुद्दीन चिराग दहलवी जैसे प्रमुख संतों के नाम भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो चिश्ती संप्रदाय से या सिलसिला से जुड़े हुए थे। इन लोगों का एक ही मकसद था, जो संसार के अंदर भाईचारे या जो वैमनस्य की भावना को दूर करना और लोगों के अंदर जो अपने जो दैनिक जीवन के द्वारा जो प्रैक्टिसेस होती थी, जो डेली लाइफ स्टाइल से जो भी प्रे होता या दैनिक जो दिनचर्या होती, उन्हीं अनुभवों से लोगों को मैसेज देते। वो किसी बौद्धिक नॉलेज की बातें नहीं करते थे, अपने डेली रूटीन के अनुभवों से लोगों से बात करते। और ईश्वर की जो प्रे करने की जब बातें करते हैं तो वो किस बेस पे करते हैं? वो केवल बेस लेते हैं कि जो एक्चुअलिटी में जो एक्चुअल में जो है उन्हीं बातों पर वो विश्वास करते हैं, किसी और के द्वारा एक्सप्लेन की गई हुई बातों पर वो विश्वास नहीं करते। कौन? चिश्तिया संत। ये सारी बातें भी आप यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर हम टॉपिक के स्टार्ट करते हुए हम आपसे डिस्कस किए थे कि जो जितने भी जो सूफी संत थे, इन लोगों का इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा प्रभाव होने का या प्रभावशाली होने का एक सबसे बड़ा रीज़न रहा था, वो था इन लोगों ने भारतीय जो कल्चर के अकॉर्डिंग ढले व भारतीय परंपराओं को एडॉप्ट किया, और जो भाषा शैली थी अपने विचारों की और साथ ही साथ लोगों के अंदर जो मैसेज स्प्रेड करने की, अपने टीचिंग की और डिसिपल्स से इंटरेक्ट करने की, वो भाषा रखी आम भाषा। उस वजह से ज़्यादा ये प्रसिद्ध होते हैं और लोगों और
जो शेख के मध्य अटैचमेंट इसी भाषा को लेकर ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि वो आसानी से अपना मैसेज लोगों तक पहुंचा पाते हैं इसी भाषा के कारण। तो उसी पर हम चर्चा करते हैं। द चिश्तीज एडॉप्ट द लोकल लैंग्वेज, चिश्तीज के द्वारा लोकल जो स्थानीय भाषा थी उसको एडॉप्ट किया। इन दिल्ली दोज एसोसिएटेड विद द चिश्ती सिलसिला कन्वर्स्ड इन हिंदवी द लैंग्वेज ऑफ द पीपल। कहते हैं इनके द्वारा जो कहते हैं दिल्ली के अंदर जो भाषा यूज की गई जिसे हिंदवी के नाम से हम जानते हैं उसको यूज किया गया। अदर सूफी संत सच एज बाबा फरीद कंपोज वर्स इन द लोकल लैंग्वेज विच वर इनकॉर्पोरेटेड इन द गुरु ग्रंथ साहिब। कहते हैं जो बाबा फरीद थे उनके द्वारा भी स्थानीय भाषा का प्रयोग किया, जिसे जो गुरु ग्रंथ साहिब है सिख धर्म से संबंधित उसमें भी उसको क्या शामिल किया गया था। सो ये वाली बातें हमको यहाँ देखने को मिलती है। कंपोज लॉन्ग पोएम्स और मैसनेविस टू एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ डिवाइन लव यूजिंग ह्यूमन लव एज सो पद्मावत कंपोज बाय मलिक मोहम्मद जायसी। सबसे ज़्यादा कंपटीशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जो पद्मावत है उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी। बच्चों आप सबको पता होगा पद्मावत कौन है। कहते हैं चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की जो पत्नी है पद्मावती, उसी को लेकर उनके जीवन पर यहाँ पर ये बुक लिखी गई मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। कौन सी? पद्मावत। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी और रतन सेन के मध्य जो लड़ाई होती है उसी की बात, उसी पर यहाँ पर ये बुक लिखी गई जो स्थानीय भाषा में लिखी गई थी। तो उसी पर हमको यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ पर अभी आपने ये भी पढ़ा था कि जो मैसेज और आइडियाज़ हैं वो आसानी से स्प्रेड हो सकते हैं, किससे? लोकल लैंग्वेज का सहारा लेने के कारण। A different genre of the Sufi poetry was composed in and around the town of Bijapur, Karnataka. These were short poems in Dakkhan's variant of Urdu, attributed to the Chishti Sufi who lived in the regions during the 17th and 18th century. These poems were probably sung by a woman while performing households chores like grinding grains and spinning। कहते हैं बहुत सारी ऐसी पोएम्स कविताओं की रचना की गई जो स्थानीय महिलाएं जो डोमेस्टिक मतलब घरेलू वर्क करते हुए भी इनको गाती हैं। सो ये वाली बातें भी हमको देखने को मिली हैं। न केवल सूफी संतों के द्वारा जो नॉर्थ इंडिया के अंदर जो स्थानीय भाषा का प्रयोग किया, जिसमें आप हिंदवी और अन्य भाषाओं को देख सकते हैं, इसके अलावा साउथ के जो क्षेत्रों में इन लोगों ने स्थानीय जैसे कन्नड़ और जो स्थानीय लोगों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है वहां पर उस भाषा का इनके द्वारा सहारा लिया गया। एंड द स्टेट, सूफी एंड द स्टेट के अंदर बच्चों हमको देखने को मिलता है कि जो शासक और सूफी संत का रिलेशन कैसा था। इस पर जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि जो सूफी संत थे अपनी सादगी में जीवन जिया करते थे, उन्हें शासक से कोई संबंध नहीं था, ऐसा भी नहीं बोल सकते, लेकिन वो उतना जुड़ाव नहीं रखते थे। इसी पर हम चर्चा करते हैं। A major feature of the Chishti tradition was the austerity, including the maintaining a distance from the वर्ल्डली पावर। कहते हैं जो शासक और सूफी संतों में एक थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करते थे। कैसी डिस्टेंस मेंटेन करते थे? देखिए, मीन्स ए सिचुएशन एब्सोल्यूट आइसोलेट फ्रॉम द पॉलिटिकल पावर। कहते हैं पूर्ण रूप से आइसोलेट तो नहीं थे, लिंक था। और वह कैसा था? द सूफी एक्सेप्ट अनसॉलिड ग्रांट्स डोनेशंस फ्रॉम द पॉलिटिकल एलिट्स। ये कहते हैं इनसे डिस्टेंस भी रखते हैं लेकिन आइसोलेट नहीं है, इनसे अलग नहीं है, लेकिन क्या कर रहे हैं? ये इनके द्वारा दी गई ग्रांट, जो बिना मांगे दी गई ग्रांट्स, उनको स्वीकार करते हैं। कौन? सूफी संत। ओके, सो ऐसा रिलेशन। द सुल्तान इन टर्न सेट अप द चैरिटेबल ट्रस्ट एज एंड
endowments for the hospices and grant tax free lands. ओके, सो इनाम, जिसे ग्रांट फ्री लैंड्स को हम किस नाम से जानेंगे? इनाम्स कहते हैं कि जो सुल्तान है, जो सूफी संत को बड़े बड़े ट्रस्ट, जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, एंडाउमेंट्स फॉर द हॉस्पाइसेस, बड़े बड़े दान दक्षिणा दिया करते थे। साथ ही साथ इन खानगाह है उसका जो पूरा सिस्टम सुचारू रूप से चल सके, लंगर की व्यवस्था नियमित रूप से बनी रहे, इसके लिए ही केवल ये दान दक्षिणा लिया करते थे, जिसमें यहाँ पर वो पैसे के रूप में भी हो सकता था, अनाज के रूप में हो सकता था, साथ ही साथ जो टैक्स फ्री लैंड भी यहाँ पर शासक के द्वारा किनको दी जाती थी? सूफी संतों को दी जाती थी। साथ ही देखेंगे द चिश्तियाज एक्सेप्ट डोनेशन द केस एंड काइंड्स, जो अभी हमने आपसे डिस्कस किया। दे प्रेफर टू यूज दिस फुली ऑन द immediate requirements such as a food, cloth, living quarters and the ritual necessities such as a sama। कहते हैं ये जो दान दक्षिणा आती थी उसको केवल जो आवश्यक चीज़ें हैं, ज़रूरतें होती थी इनके डिसिपल्स और इनकी, उन्हीं को पूरा करने के लिए ही यूज़ करते थे। उससे ज़्यादा ये और कोई ज़्यादा प्रॉपर्टी या ज़्यादा उसको स्टोर करने के लिए या जमा करने के लिए नहीं किया करते थे। द मॉरल ऑथोरिटी ऑफ द सिक्स विच इन टर्न अट्रैक्ट पीपुल्स फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। कहते हैं जो सूफी संत थे उनकी जो लाइफ स्टाइल थी वही लोगों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, मीन्स आकर्षित करती थी। देयर पिटी एंड द स्कॉलरशिप एंड द पीपल्स बिलीव इन देयर मिरेकल्स पावर मेड सूफीज पॉपुलर अमोंग द मासेज हुज सपोर्ट किंग्स विश टू सिक्योर। कहते हैं जो सूफी संत थे वो सबसे ज़्यादा मास पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा उनको फॉलो इसलिए करती थी क्योंकि उनके द्वारा जो उनका जो दिनचर्या हो, चाहे उनके मिरेकल्स हो या लोगों के साथ जो रिलेशंस थे, उन सब से प्रभावित होने के कारण ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग उन्हें फॉलो करते हुए दिखाई देंगे। King did not simply need to demonstrate their associations with the Sufis, they also required legitimations from them. When the Turks set up the Delhi Sultanate, they resisted the insistence of the ulema or imposing the Sharia as the state law because they anticipated oppositions from their subjects, the majority of whom were non-Muslims। सो यहाँ पर देखेंगे कि जब सल्तनत पीरियड आता है तो शरिया को इम्पोज करने की बातें होती है, तो उसी टाइम पे बहुत सी बार जो सूफी संत हैं उनकी बातों को भी सुना जाता है। तो जब उलेमा दबाव डालते हैं शासकों पर कि आपको ऐसा करना है, तो बहुत सी बार शासक सूफी संतों से भी सलाह लिया करते थे, तो वो ऐसा न करने की सलाह दिया करते थे मोस्टली। सो देखते हैं द सुल्तान्स देन सॉर्ट आउट द सूफीज हु derived their authority directly from the god and did not depend on the jurist to interpret the sharia। सो यहाँ पर कहते हैं कि ये जो जितने भी सूफी संत हैं जो सारी चीज़ें किससे ईश्वरीय, जो ये सीधी सी बात ये देखते हैं कि आप यहाँ पर ये सब छोड़िए, यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो सारी बातें हैं वो यहाँ पर देखेंगे कि जो सारी पावर है किसी के इंटरप्रेट पे मत रहिए, इंटरप्रिटेशन पे विश्वास नहीं करते हैं। सूफी जो डायरेक्ट ईश्वर की जो कुरान और सुन्ना पर ही डायरेक्ट विश्वास करते हैं, ना कि उनके इंटरप्रिटेशंस पर या उन पर लिखी गई टीकाओं पर विश्वास नहीं करते। इनका मानना सिर्फ जो जीवन के अंदर इनके द्वारा किए गए अनुभव हैं उन्हीं के आधार पर ये कुरान और सुन्ना को मानते हैं, ना कि किसी उलेमा के इंटरप्रिटेशन को मानते हैं। जो जीवन के अनुभवों के आधार पर उन्हीं चीज़ों की यहाँ सब बातें होती हैं बच्चों। किंग्स ऑफ्टन वांटेड देयर टॉम्स टू बी इन द vicinity of the Sufi shrines and hospices, both expected that certain rituals be performed such as a
प्रोस्ट्रेशंस एंड द किसिंग ऑफ द फीट्स। सो ये वाली बातें हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी बच्चों कि जितने भी जो सूफी संत हैं उनसे जो शासकों के रिलेशंस भी बहुत किसी के अच्छे भी रहेंगे और किसी के ज़्यादा अच्छे भी नहीं रहेंगे, क्योंकि वो शासकों के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। वो हमेशा कभी भी किसी भी प्रकार की आशा और अपेक्षा नहीं रखते थे किसी भी बादशाह से। वो केवल इतना लेते थे या वो सिर्फ स्वेच्छा से दिए हुए दान, जिसे हम फुतू कहा है, उसी पर विश्वास करते थे। अगर हमने उनसे आशा और अपेक्षा रखी तो हम में और सांसारिक व्यक्ति के अंदर क्या अंतर रह जाएगा, उनका ऐसा मानना था। वो लोगों के अंदर प्रेम, भाईचारा, सद्भावना की बातों पर सबसे ज़्यादा जोर दिया करते थे। हिंदू मुस्लिम्स ना करके वो सब भाईचारे, यूनिटी और त्याग और जो परस्पर जो वैमनस्य होता है उसको हटाने की बात करते थे, और कहते हैं वो सिर्फ ईश्वरीय सत्ता को ही वरीयता यहाँ देते हुए पाए जाते हैं। सो ये वाला जो रिलेशन हमको यहाँ पर सूफी संत और स्टेट के मध्य देखने को मिलता है बच्चों। सो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। बहुत सी बार पूछा जा सकता है डायरेक्टली। अभी तक जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो लास्ट ईयर पूछा गया था, जो सूफी संतों के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये कंफर्म मानिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव में हो। पहली बार जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर विजिट करने वाले सुल्तान कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। उस पर टॉम किसने बनाया था? गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा, जो मालवा के क्या थे? सुल्तान थे। उसके बाद हमको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कहते हैं 14 टाइम अकबर विजिट किए थे, किसको? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को, और अलग कभी तो साल में 2 बार, कभी 3 बार भी विजिट करते हुए हमें देखा जा सकता है। सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बनेंगे, टीचिंग्स को लेकर, रिलेशंस को लेकर, लैंग्वेज को लेकर। सो इन बातों पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।